नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, महासागरीय जलधाराएँ, महासागरीय लवणता, प्रवाल भित्ति और महासागरीय नितल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बेरिंग जल संधि। दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं जो रेड कलर के एरो से डिनोटेड है, ये बेरिंग स्ट्रेट है। तो जो बेरिंग स्ट्रेट का जो पोर्शन जो रशिया और अलास्का जो कि यूएस का पार्ट है, उसके बीच में जो स्थित है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को डॉटेड स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है, तो वो उसके बिल्कुल समानांतर है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये यूएसए और अलास्का के बीच में है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है डेविस जल संधि। दोस्तों, डेविस जो स्ट्रेट है, आप मैप में देख सकते हैं, वो ग्रीनलैंड जिसको कल्ला नीत नुनात बोला जाता है और कनाडा, इन दोनों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य, यानी कि एशिया में जो रसिया जो है वो एशिया का पार्ट माना जाता है, और जो यूएसए अलास्का, इन दोनों के बीच में बेरिंग जल डमरू मध्य है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है इन दोनों देशों को पृथक करती है, एशिया महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका, दो महाद्वीप को पृथक करती है। अगला प्रश्न है, हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही आंसर है ईरान एवं यूएई। दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं जो रेड एरो से डिनोटेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जो है ईरान को जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में है और यूएई जो कि साउदर्न डायरेक्शन में है, इन दोनों को सेपरेट करती है। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक साइड पर्शियन गल्फ है यानी पारस की खाड़ी है, और ओमान गल्फ है यानी गल्फ ऑफ ओमान है, तो उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेरने वाली बहुत सारी कंट्रीज जो आसपास है उसको भी आप याद रखिएगा, जैसे बहरीन, कतर, ओमान, ये सब है। कुवैत, इराक का कुछ पोर्शन है जो कि पर्शियन गल्फ से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो इसका सही आंसर है बास जल डमरू मध्य। आप मैप में बास स्ट्रेट को देख सकते हैं, जो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में जो विक्टोरिया है उन दोनों को अलग करती है। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका को। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है किसको? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। आपने मैप में देखा है, तो ऊपर में आर्कटिक महासागर है, तो नीचे में प्रशांत महासागर है, तो उन दोनों को अलग करता है। अगला प्रश्न है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो इसका सही आंसर है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर। आप मैप में देख सकते हैं, जो राइट साइड में है वो साउथ चाइना सी है, और जो लेफ्ट साइड में वो अंडमान सी है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का इन दोनों को अलग करती है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो कंट्रीज मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, तो जिब्राल्टर जल संधि है। आप उसे देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है बीच में, जो कि जो यूरोप है उसकी कंट्री है स्पेन, और अफ्रीका की कंट्री है मोरक्को, उन दोनों के बीच में स्थित है, और उसके बीच में एक गेटवे बनाती है जो कि अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को जोड़ती है। जाफना प्रायद्वीप एवं श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है कौन सा? एलिफेंटा पास है। जलमड्रू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जलधारा। मडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में स्थित है, तो मोजाम्बिक चैनल है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैप में मोजाम्बिक चैनल है, जो मडागास्कर और जो मोजाम्बिक है अफ्रीका का पार्ट, उन दोनों के बीच में एक पतली सी रेखा है, पतली सी जल धारा है, तो उसे मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो हमने देखा था कि स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर की संधि है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। डोवर जल संधि जोड़ती है किसको? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। तो मैप में देखिए, स्ट्रेट ऑफ डोवर दिखाया गया है, तो जो उत्तरी सागर है और इंग्लिश चैनल है, इन दोनों को जोड़ने वाली है। तो उसकी एक और इंग्लैंड है, और उसकी दूसरी ओर फ्रांस है, नीदरलैंड्स है और बेल्जियम है, ये सारे हैं। अगला प्रश्न है, बाबल मंदब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है लाल सागर एवं अदन की खाड़ी।
आप मैप में देख सकते हैं बब अल मंदेब को लोकेट किया गया है। तो ऊपर में लाल सागर है दोस्तों सुएज नगर के बाद, और बब अल मंदेब है यहाँ पर खाड़ी है। तो बब अल मंदेब जो है इन दो एरिया को एक साथ जोड़ती है। तो एक उसके एक साइड यमन भी है। तो आप देख सकते हैं इसके आसपास जो कंट्रीज़ है उसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, जिसमें इट्रिया, डिजबोती, इथोपिया एंड सोमालिया, ये 4 कंट्रीज़ है। तो ये बब अल मंदेब को के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, हॉर्मुज जल संधि निम्न में से किन 2 खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। अपने मैप में देखा जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, आपने देखा था। इंग्लिश चैनल स्थित है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। आप मैप देख सकते हैं इंग्लैंड है और ये फ्रांस है। इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है। तो इनसे सभी से मिलके यूनाइटेड किंगडम बना है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। आप रेड कलर के जो स्ट्रेट लाइन है उससे आप देख सकते हैं ऊपर में अंडमान आइलैंड है, नीचे में निकोबार आइलैंड है। तो इन दोनों को अलग करने वाली चैनल है 10 डिग्री चैनल। सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 में जल संधियाँ दी गई, सूची 2 में अलग किए जाने वाले भूभाग के नाम दिए गए। तो बेरिंग जल संधि जो है वो अलास्का और रूस को अलग करती है, और डोवर जल संधि जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। जिब्राल्टर की जो संधि है वो स्पेन और उत्तरी अफ्रीका को अलग करती है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जिब्राल्टर की जो संधि है दोस्तों वो अफ्रीका और यूरोप के मध्य है, तो A का 3 हो जाएगा। मलक्का जल संधि है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है, तो B का 1 हो जाएगा। बेरिंग जल संधि है वो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के मध्य है, जो कि रशिया और USA के मध्य है, तो 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और हरमुज की जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच में है, तो उसमें D का 2 हो जाएगा, तो इसका B ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में। निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोवर जल डमरू मध्य। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। हम लोगों ने पहले पिक्चर में देखा था। तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समानांतर चलती है और वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सबसे नज़दीक में है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बब अल मंदेब। अब दोस्तों हम लोग महासागरीय जलधाराओं के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो अल नीनो जलधारा। दोस्तों इस मैप में आपको अलग अलग प्रकार की जलधाराओं के बारे में विवरण है। तो आप विषुवतीय रेखा पर देख सकते हैं इक्वाडोर विपरीत धारा, विषुवतीय विपरीत धारा और डोल्ड्रम जो स्थित है जलधाराएं होती है, उसके बारे में बताया गया है। आप जापान के तट पे क्यूरोशियो जलधाराएं हैं। आप कैलिफोर्निया के तट पे आप कैलिफोर्निया धाराएं देख सकते हैं, अलास्का धाराएं देख सकती हैं। और हम्बलडोंट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जलधारा जो पेरू के कोस्टल एरियाज़ में है। इसके अलावा जो कंट्री से जो धाराएं सटी हुई है वो उन्हीं का नामांकन उनके द्वारा किया गया है। कैनरीज जलधारा देख सकते हैं आप जो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में है। तो आप इन सब बिंदुओं को याद रख लीजिएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसके कारण जिससे उसके काले पानी के कारण काली धारा के नाम से भी जाना जाता है? तो क्यूरोशियो धारा। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो पेरू की धारा, जो पेरू के कोस्ट से लगी रहती है। दोस्तों महासागर में जलधाराओं के बनने के क्या कारण है? तो वायुदय, दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। तो एक पॉइंट में देखते हैं दोस्तों। वायुदाब और हवाओं के चलते धाराओं का जो दिशा है और धाराओं का जो बल है वो डिसाइडेड होता है। पृथ्वी का परिभ्रमण जिससे कोरोलिस फोर्स जनरेट होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब किसी एक भाग में, जल के किसी एक भाग में कम गुरुत्वाकर्षण होता है तो वो ऊपर की सतह में रहती है, और जिसमें ज़्यादा होता है वो नीचे आती है। तो इसी तरह से ऊपर से नीचे की ओर उसमें जल धाराओं का परिचालन शुरू होता है। तो पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण दोनों इफेक्ट करते हैं।
और भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान के चलते जो भूमध्य रेखीय जो जलधारा है वो ज़्यादा गर्म होती है और ध्रुवीय प्रदेशों की जलधारा है वो कम गर्म होती है। तो जल का प्रवाह गर्म से ठंडे की ओर होती है। तो उसी कारण से जलधाराओं के बनने के कारण को वो प्रोत्साहित करती है। तो सभी ऑप्शन सही है। समुद्री गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? तो ध्रुवों की ओर जाती है। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रभावित होती है? तो सार्गेसो सागर, जो कि अटलांटिक ओशन में दोस्तों, ये किसी तट को टच नहीं करती है, वो उस अटलांटिक ओशन के बीच में है। तो उसके चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रभावित होती है। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा, जिसको हमने देखा था कि पेरू जो देश है उसके कोस्टल एरिया में वो बहती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है तो मैक्सिको की खाड़ी में। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो हम्बोल्ट धारा कहलाती है। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्रायः कुहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है, तो इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म एवं लेब्राडोर नामक ठंडी धाराओं का मेल होता है। दोस्तों एक्चुअली में जब ठंडी की जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिलती है तो एक उचित तापमान का निर्माण करती है। वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है, वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, वो मछलियों के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? तो पेरू धारा। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है। निम्नलिखित में कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? तो गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। स्कैंडिनेवियन के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग को जोड़ने को जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण है, तो उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है, तो उसी कारण से वो होती है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो कैलिफोर्निया धारा। निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो हम्बोल्ट धारा। किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास जलधारा को 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो मेडागास्कर। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा एक दूसरे से कहाँ मिलती है? तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा? तो लेब्राडोर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा? तो बेंगुला। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा? तो ब्राज़ील धारा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो अगुल्हास जलधारा। जबकि फॉकलैंड जलधारा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जलधारा और कैलिफोर्निया धारा, ये सारी ठंडी जलधारा है। आप इसको मैप में देख सकते हैं दोस्तों, मैंने मैप प्रोवाइड किया है। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करा दोस्तों। सूची 1 में धारा का नाम दिए गए हैं, सूची 2 में विशेषता का नाम दिए गए हैं। तो क्यूरोशियो धारा जो होती है वो प्रशांत महासागर में उष्ण धारा होती है। पेरू जो धारा होती है वो प्रशांत महासागर में ठंडी धारा होती है। लेब्राडोर जो धारा होती है वो अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा होती है। और फ्लोरिडा धारा होती है जो अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा होती है। तो ए इसका ऑप्शन सही है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है तो बेंगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? तो केनारी जलधारा। निम्न में कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो हम्बोल्ट धारा। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? तो हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये सही नहीं है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है जो पेरू के तट पर है। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन से एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर में जल का मंद भूपृष्ठलन संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं मुख्य सनातन पवनों द्वारा चाल्यमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। तो 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। बेंगुला धारा है तो ठंडी महासागरीय धारा है। रेनेल जलधारा किस महासागरीय जलधारा? तो अटलांटिक महासागरीय जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो गल्फ धारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो क्यूरोशियो जलधारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो हम्बोल्ट धारा है, ओयाशियो धारा है और कनारी धारा है। जबकि ब्राज़ील धारा है, एक उष्ण धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना, सूची को नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो हम्बोल्ट जो धारा है दोस्तों वो चिली पेरू के एरिया में चलती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो होता है वो यूके और नॉर्वे के बीच में। बेगुएला जो जलधारा होती है वो नामीबिया अंगोला में। और अगुल हास जो जलधारा होती है वो मोजाम्बिक मेडागास्कर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक
उपोष्ण महासागरीय जलधारा है, तो कुरोशियो जलधारा। अब दोस्तों हम लोग महासागरीय लवणता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पर? वान झील में। अब हम लोग वान झील के बारे में देखते हैं दोस्तों मैप में वान झील के बारे में बताया गया। ये तुर्की में पाया जाता है, तुर्की के पूर्वी भाग में पाया जाता है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है तो सोडियम क्लोराइड है। समुद्री जल में उपस्थित लवणों को उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा लवण जिसमें होते हैं तो उससे आपको बताना है। तो सोडियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा होता है, और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, यानी सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होती है। अगला प्रश्न है, लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम क्या है? तो लाल सागर, फिर आर्कटिक सागर, फिर काला सागर। यानी लाल सागर में सबसे ज़्यादा लवण है, फिर आर्कटिक सागर में, फिर काला सागर में। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। समुद्री जल की औसत लवणता है तो 35% में। दोस्तों 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, जो कि विषुवतीय रेखा के पास पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर जो बारिश होती है उसके कारण वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पर समुद्र में लवणता की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि बारिश का जहाँ पर असर होता है वहाँ पर वो लवणता का जो घनत्व होता है उसको कम कर देती है। तो 0 से 20 डिग्री के बीच में लवणता की मात्रा कम हो जाती है, जबकि 20 से 40 डिग्री में ही लवणता की मात्रा ज़्यादा रहती है। और उसके पूर्व जाने पे ठंडे इलाकों में जाने से बर्फ़ के चलते जो धाराएं होती है उससे फिर लवणता की मात्रा में अंतर पाया जाता है। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट। समानतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता रहता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर में पाई जाती है। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र के अन्य तीनों से भिन्न है वह है मृत सागर। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? तो वाष्पीकरण का उच्चतम दर। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो अटलांटिक महासागर की। उत्तर सागर की में अपेक्षाकृत अधिक लवणता कारण है उत्तरी अटलांटिक का प्रवाह। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। मृत सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक है, इसका कारण है तो जल निकासी का अभाव, स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव और तीव्र वाष्पीकरण। ये 1, 2, 3 सही है। सागरीय लवणता का स्रोत है कौन सी? नदियाँ। अरब सागर के पानी का औसत खारापन क्या है? 35 ppt है। दोस्तों हम लोग प्रवाल भित्ति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रवाल या कोरल्स क्या है? तो एक समुद्री जीव है। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। आइए इसको देखते हैं दोस्तों। जो प्रवाल भित्तियों के बारे में बताया दोस्तों, ये कलरफुल रहते हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टान यानी कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव सिलनेट्रेटा पॉलिपस होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल ज़ूओक्सेंथेली पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है? तो उथला सागर, अवसादयुक्त जल तथा सामान्य तापक्रम। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर। कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है? तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 27 से 32। क्योंकि ज़्यादा लवणता होने से दोस्तों उनके पोर्स में लवणता की मात्रा होने से उनका जो रेस्पिरेशन होता है, तो उपापचय की जो क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। तो उसके कारण जो दोस्तों उनका विनाश होने लगता है। तो उनके लिए जो लवणता होनी चाहिए वो 27 से 32 के बीच में। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ से कहाँ तक? 30 डिग्री नॉर्दर्न से 30 डिग्री साउदर्न अक्षांश के मध्य। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है क्या? अवरोधक प्रवाल भित्ति। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े की नाल या मुद्रिका के समान होता है? एटॉल। तटीय प्रवाल भित्ति तथा स्थलखंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो बोट चैनल कहा जाता है। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेली ने किया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? तो 1900 किलोमीटर व 160 किलोमीटर, यानी वो लंबाई उसकी 1900 किलोमीटर तक फैली हुई है और 160 किलोमीटर तक जो उसके तट के इलाके से दूर तक है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो अवरोधक प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप है इसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ निम्नलिखित देशों में से किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताया पूर्वी तट में। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के समीप। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है तो अत्यधिक मत्स्यन के कारण। अब हम लोग दोस्तों महासागरीय नितल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो 71%। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितने प्रतिशत तक है? तो 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो 80.9%। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? तो महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर तो महासागरीय मगन तट, फिर महाद्वीपीय मगन ढाल, फिर गहरे सागरीय मैदान, फिर महासागरीय गर्त। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। महाद्वीपीय मगन तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है तो महाद्वीपीय मगन ढाल। घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे घटते क्षेत्र में बताता है दोस्तों, तो गहन सागरीय मैदान सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है महाद्वीपीय मगन ढाल, उसके बाद है महाद्वीपीय मगन तट, फिर महासागरीय गर्त है। तो उसका सी ऑप्शन सही है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5%। महाद्वीपीय मगन तट के बारे में तो कौन सा कथन असत्य है? इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में। महाद्वीपीय मगन तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? महाद्वीपीय मगन तट से। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में। भूमि का वो डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता तो उसे कहते हैं महाद्वीपीय मगन तट। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाया जाता है वो महाद्वीपीय मगन तट है। संकरा। विश्व कुल खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मगन तट से प्राप्त होता है? तो 20%। महाद्वीपीय मगन ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह महाद्वीपीय मगन तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित होता है। इसकी गहराई 200 से 2000 मीटर तथा औसत ढाल 2 से 5 डिग्री होती है। इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा भी कहा जाता है। तो इसमें से कोई ये नहीं गलत नहीं है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल का विस्तार पाया था? 6.5%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया था? तो 76% भाग पर। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया? तो 76% भाग पर। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता? तो प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है, यानी इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। तो सभी सही है। महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागर गर्तों का पता चला? तो 57। महासागरीय गर्तों की समानता गहराई कितने मीटर होती है? तो 5500। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है तो मेरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है। महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की है, जो कि 11033 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो प्यूर्टो रिको, जो कि मेरियाना, मिंडेनाओ और टोंगा तीनों स्थित है। आपको मेरियाना गर्त के बारे में बता दें दोस्तों, इसकी जो लंबाई गहराई है वो 11033 मीटर है। आप इसे माउंट एवरेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, जो उसकी ऊंचाई है 8848, यानी उससे भी ऊंचा है, उससे भी गहराई है। विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है गुआम द्वीपमाला के निकट। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत तो किस नाम से जाना जाता है? तो गुयाट के नाम से। अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है? लगभग 14000 किलोमीटर।
समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 1000 मीटर। सबसे अधिक नितल पहाड़ी अबसाइल हिल किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 10,000 है। विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? 102। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाया जाता है? तो बेरिंग सागर में। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। सुंडागर्त स्थित है? सुमात्रा के दक्षिण में। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह का जो प्रश्न होता है विभिन्न एग्जाम हो जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, ये सभी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।